नमस्कार दोस्तों, आज एक शानदार जबरदस्त वीडियो में स्वागत है। आज हम बिहार चल करके राजस्थान जयपुर आए हैं और उसी को आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन एंड वेलफेयर के एसोसिएशन के राजस्थान के प्रेसिडेंट से में मौका मिला है मिलने का। वो कि मैन नहीं वुमेन एक तारीफ किया जाए कम पड़ जाए, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रेसिडेंट संभाल नहीं पाता है, लेकिन पूरे स्टेट को कैसे जयपुर की रानी कहलाती है। कृतिका मैम का वेलकम करते हैं। मैम वेलकम है हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। थैंक यू राहुल जी। और राहुल जी आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल पर है ना। और आप सबसे गुजारिश है कि राहुल जी का जो राहुल SR ब्रॉडकास्ट चैनल जो है पॉडकास्ट, इनको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि हम सब की बात सब पूरे जन जन तक पहुँच सके। आपने जो वेलकम किया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। राजस्थान मेरा नाम रितिका राठौर है और राजस्थान की मैं पसावा के स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। ये केवल एक तमगा नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, मेरा ये मानना है। और इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभा सकूँ, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का जब मुझे मौका मिला स्टेट प्रेसिडेंट बनने का, तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात रही। लेकिन इससे पहले मैं किस तरीके से अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो बेसिकली राजपूत फैमिली बैकग्राउंड से हैं और 1995 में हम लोगों ने मिल करके दोनों ने स्कूल की शुरुआत करी। और स्कूल 4 टिन शेड के कमरों में करी और बड़े हौसलों के साथ में, बड़े ही सपनों के साथ में स्कूल की शुरुआत करी थी कि शायद 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद हमारे संघर्ष पूरे होंगे और हम एक बहुत अच्छे मुकाम पर होंगे। और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा ही। विद्यालय का नाम क्या रखे मैम? विद्यालय का नाम नहीं बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी गुप्त बात नहीं है। विद्यालय का नाम बड़ा ही सोच समझ के रखा गया, क्योंकि हम जिस तरीके की हमारी सोच थी उसी तरीके का हमारे विद्यालय का नाम है। हमारे स्कूल का नाम है यूनिवर्स पब्लिक स्कूल, मीन्स ब्रह्मांड, है ना। तो पूरा हमारी शुरुआत से सोच रही कि हम किसी जाति, धर्म, कम्युनिटी को केवल तक ही सीमित नहीं रहेंगे, किसी देश की सीमाएं भी हमें बांध ना सके, तो पूरे यूनिवर्स तक हमारी एजुकेशन और हमारे बच्चे जो है ना, जिनको हमने पढ़ाया, वो पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में छा जाए, हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, ऐसी हमारी कामना रही। और इसी प्रेयर, इसी कामना को सोच के हमने विद्यालय का नाम यूनिवर्स पब्लिक स्कूल रखा। तो ये आरंभ की बात है। और संघर्ष, बहुत सारे चैलेंजेस रहे। ऐसा नहीं कि एकदम से सब कुछ शुरू करते ही सब बिल्कुल आपके लिए मखमल का कालीन बिछ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। विद्यालय जब शुरू किया मैम, तो 4 कमरा क्या था? छत था या तो एल्वेस्टर? सर राहुल जी, आपने बहुत अच्छी बात सवाल पूछा। जब स्कूल की पहली बात शुरुआत करने की बात करें, तो सबसे पहले जब शुरुआत के लिए बीइंग अ वुमेन, जब मैंने मेरे फैमिली से रिक्वेस्ट किया, हम दोनों ने मिल करके, तो स्पेशली सर का मुझे बहुत सहयोग मिला। सर का सपना था कि हम दोनों जो भी काम करें साथ में काम करें। और साथ में जब काम करने के लिए जब हमने हमारे परिवार से बात की, तो बेसिकली हमारे यहाँ महिलाओं को बाहर काम करने की इजाज़त नहीं है। घर की दहलीज लांघना भी मतलब उनके लिए मुश्किल था। तो उस केस में नौकरी का तो सवाल ही नहीं होता। और फिर हमने विद्यालय, क्योंकि कुछ भी करना था, साथ करना था, और नौकरी की मेंटेलिटी ही नहीं थी हमारी शायद। तो उस लेवल पे हमने जब नौकरी करना ही नहीं तो अपना काम क्या करें, इसलिए हमने स्कूल की शुरुआत करी कि इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। और शुरुआत में चैलेंज आया फैमिली की तरफ से भी कि नहीं, बीननी का कमाया, बहू का कमाया नहीं खाएंगे, मतलब तुम बहू को कमाने की जरूरत नहीं है। समाज के लोग का कमाता है, समाज का, है लेकिन ना। आप दोनों पे ऐसा था नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। और आज मैं जो कुछ हूँ उसमें सर के सहयोग के बिना तो संभव ही नहीं था। और इनका शुरू से बहुत सहयोग मिला मुझे। और मैं मतलब इनका और मेरे फादर इन लॉ का, मेरे ससुर साहब का मुझे बहुत सहयोग मिला, दाता हुकुम का। और उनकी वजह से बहुत मुझे हमेशा आगे बढ़ने में भी मदद मिली। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि जब शुरू किया, तो पुश्तैनी कोई बहुत बड़ी ज़मीन जायदाद नहीं थी जिसके ऊपर मतलब ऐसा पैसा नहीं था। घर गांव में सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे पास अपना कुछ नहीं था जिसको खर्च करके। पिता का सब कुछ था, ठीक है, लेकिन अपने पास हम, क्योंकि यंगस्टर्स थे दोनों और सिर्फ हौसले बड़े थे,
हमारे कि पास कुछ करना हो। पूंजी बड़ी वो नहीं education थी। sector में। हाँ जी, पूंजी बड़ी नहीं थी, हौसले बड़े थे और बड़े हौसलों के साथ में हमने बिजनेस की शुरुआत करी। और बिजनेस में क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का कभी नहीं रहा, मेरे फादर भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे और सर के फादर भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे, तो हमारे यहाँ एक जो परंपरा थी वो नौकरी, गवर्नमेंट जॉब पे ज्यादा focus गवर्नमेंट करना। जॉब पे ज़्यादा फोकस करने वाले थे। और जब परिवार में हमने बात करी कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, काम करना है कुछ अपना व्यवसाय, इस व्यवसाय, तो हमारे परिवार को सबसे पहले एक क्वेश्चन बीच में मैं, जी अगर यदि आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, आप दोनों जी हस्बैंड वाइफ, क्या जिस तरह भी आप मान सम्मान पाए हजारों हजारों के बीच में, तालीगढ़ घाट लगा 5 स्टार होटल में इस तरह प्रेसिडेंट के रूप में बुलाया गया, एक गर्व महसूस कैसे किया होंगे? और वही उसी जगह अगर आपका सरकारी जॉब रहता तो क्या इस तरह मान सम्मान मिलना मुमकिन है कि नामुमकिन है? देखिए, मैं ये दोनों वाइस वर्सा सा सवाल है आपका, लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद हमारी सोच ही ऐसी रही कि हम एक बंधन में बंध के शायद बड़ा काम नहीं कर पाते। और क्योंकि हमने बड़े काम करने के बारे में सोचा, बड़ा करने के बारे में सोचा, तो वो बंधन मुक्त होना और अपना स्वयं का बॉस होना, क्योंकि शायद हमारे ऊपर कोई बॉस होता तो शायद हमारे काम करने की निश्चित सीमाएं होती और हम स्ट्रेच नहीं कर पाते, अनलिमिटेड। और मेरा ये मानना है कि स्काई इज द लिमिट, आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ान भरना हमारे जीवन का लक्ष्य है ना। तो उस वे में, और केवल हमारे ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, हम ये मानते हैं कि जो बच्चे आज हमारे से पढ़ के, हमारे विद्यालय में पढ़ के जा रहे हैं, या दुनिया में जहाँ भी हम जाएं, यूथ को, लोगों को हम प्रेरित कर सकें कि वो अनलिमिटेड सोचें, लिमिटलेस अपने आप को, अपने सपनों को उड़ान दें। क्योंकि लिमिट में रहेंगे तो नौकरी जो है ना, नौकरी हमें एक लिमिट में बांध देती है, लिमिट में बांध देती है। तो उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, नौकर मेंटेलिटी को कभी अपने दिमाग में आने नहीं दिया। और क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, तो उनको बिजनेस पे डाउट हो रहा था कि पता नहीं बच्चे हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बट हमारे बुलंद हौसलों के आगे हमारे परिवार का सहयोग हमें मिला और हमने 4 टिन शेड के कमरों से स्कूल की शुरुआत करी। ईंटों के दीवार पे, बिना प्लास्टर के ईंटों की दीवार पे टिन शेड की छत थी, जिसके अंदर दिन में भी तारे नजर आते थे। जिस तरीके बारिश से के दिन बाद, जैसे अभी आप देख रहे हैं ना सर, ये लाइट ऐसे जब दिन के अंदर कमरे में ऊपर झांकते थे तो ऐसे छेद थे जगह जगह पे, और जगह जगह छेद थे, तो उन छेदों में से सूरज की रोशनी जब आती थी तो ऐसा लगता था कि दिन में भी तारे नजर आ रहे हैं। तो जो मुहावरा है ना, दिन में तारे दिखना, वो हमने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है, हर तरीके से किया, संघर्ष के रूप में भी किया और वैसे भी किया, अप्रिय रूप में भी किया। एनीवे, नीचे फर्श नहीं था, कच्चा फर्श था उसमें भी, और मिट्टी का फर्श था। और आपको बड़ी बात लगेगी ये सुन के, लेकिन उन्हीं 4 टिन शेड के कमरों में से एक कमरे में हम दोनों हस्बैंड वाइफ रहते भी थे। और उसमें तो हमारे दिन में क्लास, रात में रहना। उसमें हमारे को एक शादी में बक्सा मिला था, उसके अंदर ये सारा गृहस्थी का सामान बंद हो जाता था जब स्कूल की घंटी बजती थी तो। और उस पर ब्लैक बोर्ड रख करके उस कमरे में भी बच्चों को बिठा के मैं पढ़ाती थी। और जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो बोर्ड उस बक्से के पीछे चला जाता था और उसमें से सामान वापस निकलता था और घर बन जाता था। इस तरीके से जीवन में स्ट्रगल था, संघर्ष था, पर हौसले बड़े थे, बुलंद थे, और मन में एक विश्वास था कि हम लगन से लगातार लगे रहेंगे तो एक दिन हमारा होगा। और इसी हौसले की बदौलत आज हम जो कुछ हैं वो है। क्या है, तो हम लोग तो नहीं जान रहे हैं, आप ऑडियंस बताइए। 3 कमरे शुरू किए थे, 4 कमरों से, तो अभी कितने कमरे बन चुके हैं? और पहले तो आप चदरा बोल रहे हैं जिसमें दिनों में तारे दिखाई दे रहा था, अभी क्या? उसमें दिन में तारे ही नहीं, वहाँ पे बारिश के अंदर टपकता भी था ना, तो बड़ा मुश्किल लगता था। खिड़कियों के नाम पे सीमेंट की जाली हुआ करती थी, एक लोहे का दरवाजा हुआ करता था, और विकल के नाम पे एक छोटी सी लूना हुआ करती थी। लेकिन जैसा अभी मैम ने बताया कि आज हम जो है वो मुंह से ही नहीं के सुनेंगे, पर आज एक सपना लिया कि जहाँ 4 टिन शेड के कमरे हैं वहाँ पर 4 मंजिल की बिल्डिंग बनाएंगे। और आज जयपुर शहर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मंजिल की बिल्डिंग है। 4 जगह पे 4 मंजिल की बिल्डिंग्स हैं। अब विद्यालय हमारे 4 हैं, और एक 4 विद्यालय जयपुर में है। एक सीबीएसई एफिलेटेड है, 3 आरबीएसई एफिलेटेड है, और एक कॉलेज भी है। तो 0 से शुरू होगा जी, तो हीरो लिखा गया। अगर जैसे मैम बताइए भी कि दोनों तरफ जॉब थे जो बॉर्डर पे थे, अगर सर बाय चांस आप उस जॉब पे चले जाते हैं, मेरे हिसाब से तो 1 बिल्डिंग मुश्किल है, एक घर भी बनाना मुश्किल, एक अच्छा खासा 4 फ्लैट बनाना कम बड़ी बात नहीं है। और वो 4 जगह वो शहर में बनाए होंगे कि सभी अलग अलग एरिया में जयपुर के। और सबसे बड़ी बात है कि हम पिछले 6 साल पहले तक हमेशा स्कूल में ही रहे। जैसा मैम ने बताया कि उस 3 शेड के कमरे में रहते थे, उसके बाद हमने एक बिल्डिंग बनाई 4 मंजिल की, तो उसमें भी हम 2nd फ्लोर पे रहते थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट बिल्डिंग बनाई तो उसमें भी हम 3rd फ्लोर पे रहते थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट बिल्डिंग बनाई तो वहाँ पर भी हम 4th फ्लोर पे रहते थे। हम हमेशा स्कूल में ही रहे। लेकिन 6 साल पहले हमने जयपुर शहर की सबसे बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी का सबसे बेहतरीन बंगला खरीदा, और अब हम
प्राउड के साथ में वहाँ पर रेजिडेंस जो है हमारा वहाँ पर है। अब वो टीन शेड का कमरा नहीं है, नहीं है, अब वो लेकिन स्कूल नहीं उसी है। में बिल्डिंग है। हाँ जी बिल्कुल। विद्यालय तो उसमें चला रहे हैं सर। अब विद्यालय सब चारों अलग अलग, सभी अलग अलग जगह बिल्डिंग्स अलग अलग है। रेजिडेंस हमने सेपरेटली जयपुर की एक बहुत ही बेहतरीन सोसाइटी के अंदर वहाँ का बेहतरीन बंगले में हम रहते हैं। तो जिसमें सर शुरू विद्यालय के फर्स्ट दिन जी वो डेट क्या था, ईस्वी कौन था और कितने बच्चे आए थे पढ़ने के लिए? 20 जून 95 को हमने शुरुआत की थी और बच्चों को तो एक एक की काउंटिंग से शुरुआत की थी। घर घर से निकाल के लेके आना पड़ता था, रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के। मतलब 29 वर्ष में जी इतना आज तक कर दिया। जी जी तो अभी कितने बच्चे हैं सर टोटल? लगभग एग्जैक्टली 2000 प्लस स्टूडेंट हैं स्कूल्स के अंदर, और कुछ कॉलेज में भी है, 500 के समथिंग स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं। टोटल अभी कितने जॉब दिए हैं सर? अब सैकड़ों की संख्या में जॉब गए हैं। नहीं, आप अपने क्रिएट कितने जॉब किए हैं? बहुत मतलब ही आपके विद्यालय में सरकारी जॉब में आपकी स्कूल कॉलेज पर तो अलग बात है, गिनती कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन जॉब आप कितना दिए हैं अभी तक? लगभग 200 लोगों का स्टाफ है हमारा। 200 लोग स्टाफ अभी है, लेकिन समय समय के साथ में निकल के कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, निकल जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, ऐसा तो भी हजारों लोगों को नौकरी दी। हजारों लोग हमारे साथ आज देखा जाए सर 200 लोगों को नौकरी 200 लोगों का जॉब दिए हैं, घर चल रहा है, अन्न की पूजा होते हैं सर जी। अगर इस सुबह जैसे निकलते हैं आपकी स्कूल की ओर, उनके जो माँ है, बाप है, वाइफ है, एक बार तो जरूर आपका नाम लेते होंगे। अगर इस सर इस दुनिया में अगर इस जॉब कर लेते दोनों मिल करके, 200 जॉब नहीं कर पाते, 100 जॉब आप दोनों दिए हैं, तो कम तारीफ नहीं है सर, ये ऊपर वाले की कृपा है। ऊपर वाले की कृपा है। और कभी ऐसा हुआ है कि सर जैसे विद्यालय चला रहे हैं, कोई ऐसा दिक्कत आ गया, समाज का प्रेशर, कभी जैसे अभी मान लिया जैसे लॉकडाउन था 2020 का, तो इस तरह जो हुआ सर, इसमें क्या आपको सीखने के लिए मिला और क्या सीखे इससे? एक हम भी विद्यालय चलाते हैं, जिसमें हम विद्यालय ओपनिंग 2017 में किए थे, तब शुरू किए, तो उसमें क्या हुआ कि ग्रामीण इलाका मेरा भी स्कूल है, बच्चा आया ठीक ठाक है, क्या उस तरह हम अपना बनाए थे, बच्चा आ गया। लेकिन जब 2020 है, कभी मेरे माइंड सेट है हम जॉब करेंगे, कभी सेट नहीं था, अभी भी जॉब का हम तैयारी नहीं करते हैं। और जब लॉकडाउन आया तो का एक स्कूल धराशायी, ऑल इंडियन का और विश्व का था, तब उस समय का एक माइंड क्रिएट ये हुआ कि नहीं जॉब कर लेते तो ठीक होता है। तो यकीनन आप उसमें क्या महसूस हुआ? वो दौर बहुत ही ज़्यादा पैनिक भी था। देखिए उसके अपने प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट थे, लेकिन हमने हजारों की तादाद में उस वक्त स्कूल लगभग सारे ही बंद थे, हमारा भी बंद था, और हमें बहुत तकलीफ लग रही थी क्योंकि स्टाफ जो 200 लोगों का परिवार हम पर निर्भर था, उनके घरों को कैसे चलाया जाए। उनका कहीं कहीं पेमेंट भी, उनका भी पेमेंट बनता था, उनका घर खर्च भी था, जिम्मेदारियां भी थी। ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमने किसी न किसी तरीकों से चीज़ों को मैनेज किया, लेकिन बहुत तकलीफ देता। उस समय ऐसा लगा कि इतना फैलाना उचित नहीं था, कामों को अलग अलग जगह पे। हमने एक लीज पे ली हुई थी बिल्डिंग, 80 कमरों की एक बिल्डिंग थी, 3 लाख रुपया उसका किराया था। बड़ा मुश्किल लग रहा था और हमें ऐसे महसूस हो रहा था उस दौरान कि इतना कामों को फैलाना ठीक नहीं था, सीमित होता तो मैनेज किया जा सकता था बड़ा। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि बहुत से लोगों ने जिंदगियों को खो दिया, तो हम उस रूप में पूरी तरह से स्वस्थ रहे। हमारे इर्द गिर्द में बहुत सी घटनाएं हुई। आपका फैमिली मेंबर में जो स्टाफ, आपका तो फैमिली में स्टाफ, परिवार सुरक्षित रहा, ये ऊपर वाले की कृपा नेमत। उन बच्चों के पेरेंट्स की दुआएं जिनके लिए हमने बहुत शिद्दत से काम किया। सर आप मैम से क्वेश्चन ये है, जयपुर के राजस्थान का प्रेसिडेंट बनने में सर का कितना % हाथ था? सर पूरा ही सर का हाथ था, सर के पर, क्योंकि देखिए मैं ये मानती हूँ कि एक पुरुष को काम करने के लिए शायद किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। स्टेट प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, स्टेट का। एक स्टेट में अगर प्रोग्राम कराते हैं कितना पसीना आते होंगे सुबह शाम। अब हम तो देखेंगे एक डिस्ट्रिक्ट में कराने के बाद हालत खराब हो जाता है, आप स्टेट को कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए सर, मैंने वही कहा ना कि एक पुरुष को जब काम करने के लिए वो निकलता है तो उसे शायद किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, लेकिन जब एक महिला काम करने के लिए निकलती है या कोई जिम्मेदारी लेती है तो उसमें परिवार का और खास करके पति और पिता और भाई इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है। और एक मैरिड वुमन के लाइफ में तो उसके हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले ईश्वर का कि मुझे बहुत नेक दिल इंसान मिले हैं जिन्होंने हर पग पे मेरे साथ खड़े रहे। जीवन साथी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार के लिए अगर मैं भी थोड़ा डाउन तो मेरे से ज्यादा मुझ पर इन्हें भरोसा है कि अगर एक बार के लिए मैं भी अपने आप पे डाउट कर सकती हूँ, लेकिन इनका कहना है कि नहीं आप कर सकते हो, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा पुश होता है। और स्टेट प्रेसिडेंट बनने के बाद में नो डाउट सर का हमेशा से सहयोग मिला है। और अभी आपने जैसे तरीके से बोला कि कोविड के टाइम, तो डेफिनेटली कोविड एक बहुत मुश्किल दौर था, वो एक दौर था वो, और उस दौर को इतने अच्छे तरीके से मतलब निकल पाना, मतलब ये मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने न
केवल मेरा परिवार, पूरा विद्यालय परिवार और जितने भी हमारे बच्चे हैं उनके परिवारों को भी सुरक्षित रखा। और वो टाइम, उस वक्त एक थॉट दिमाग में बहुत आया कि जो है ना, इनकम एक ही स्रोत से नहीं आनी चाहिए, हमेशा डाइवर्सिफाई इनकम आनी चाहिए, होनी चाहिए। अलग अलग स्रोत, जिस तरीके से कुआं है ना, कुएं में अलग अलग स्रोत होते हैं पानी के आने, अंदर आता है, तो उसमें पानी कभी खत्म नहीं होता। अगर एक स्रोत बंद भी होता है तो दूसरे स्रोत से आ जाता है। तो ठीक उसी तरीके से मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी विद्यालय परिवार है उनको भी एक राय देना चाहूंगी कि हम सब एक ही जगह पे, मतलब कहते हैं ना कि एक ही डाइवर्सिफाई होनी चाहिए इनकम। वो कोविड के टाइम ने हमें बताया, और उस वक्त हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि हाँ, स्कूल, क्योंकि केवल परिवार पे नहीं, पूरे विद्यालय परिवार पे संकट था वो, और पूरे दुनिया में था, स्कूल्स के साथ में चैलेंजेस था। तो वहाँ पे उस वक्त सर ने जो है ना ड्रीम बिल्डिंग और नेटवर्क इंडस्ट्री में काम किया, और इन्होंने पैरेलली उस जगह पे काम किया, और उसकी वजह से हमारे को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। पूरे हिंदुस्तान में आज सर का बहुत बड़ा नेटवर्क है। उसकी वजह से हमारे को, मतलब मेरे जितने भी परिवार थे, स्कूल परिवार, जो टीचर्स थे, उनके फैमिलीज को हम सपोर्ट कर पाए। और एक दौर तो ऐसा भी था जब हमारे पास फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, तो उस वक्त ज्वेलरी भी हमें लोन पे करके भी, चाहे लोगों का घर चलना पड़े, पर वो रहा। और इस तरीके से सबने धीरज धरते हुए, इवन स्टाफ ने भी बहुत कोऑपरेट किया। कुछ लोगों ने कहा हम मैनेज कर सकते हैं, उन्होंने मैनेज किया, और बाकी हाँ, और बाकी जरूरतमंद लोगों को, हाँ, जरूरतमंद लोगों को पहले, और इस तरीके से सबने मिलजुल करके उस वक्त को, पेरेंट्स ने भी कोऑपरेट किया। अगर जो पेरेंट्स पेमेंट्स पे कर सकते थे उन्होंने स्कूल को पे भी किया। तो इस तरीके से एक मिला जुला एफर्ट था सबका, किसी एक जने की बात मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, सबका एक मिला जुला एफर्ट था, और उसी वजह से वो एक मुश्किल दौर हम सब गुजार पाए। जब प्राइवेट स्कूल जो डायरेक्टर हैं उनको आप क्या सलाह दे सकते हैं? जैसे एक तो विद्यालय चला रहे हैं, दूसरा क्या ऑप्शन बेस्ट रहेगा कि विद्यालय के साथ वो भी कर सकता, विद्यालय पे कहीं दिक्कत ना आ जाए? देखिए, सबका अपना अपना हुनर है, पर मैं तो हमारा बता सकते हैं कि हम स्कूल के साथ साथ में लोगों की लाइफ चेंजिंग के लिए हम सेमिनार्स लेते हैं, और हम नेटवर्क इंडस्ट्री में दोनों हस्बैंड वाइफ भी काम कर रहे हैं। तो सर तो कर ही रहे हैं, बाकी जब कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी इनका सहयोग करती हूँ, और जब भी हमारे पास फ्री टाइम होता है उस टाइम को हम यूटिलाइज करते हैं। तो इससे हमारे को, मतलब बहुत अच्छा एक बेनिफिट है स्कूल के साथ साथ में, क्योंकि आज के स्टूडेंट्स को केवल हम जॉब्स नहीं, अलग वो अपना एक खुद का एक बिजनेस क्रिएट कर सकें, वो बिजनेस माइंड भी हमें देना पड़ेगा, हम लोग देते हैं। और इस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को भी एक रोल मॉडल स्थापित करते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे कभी भी वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बल्कि हमारे बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। सर मैम, एक क्वेश्चन ये कि राजस्थान स्टेट प्रेसिडेंट आप हैं, ये स्टेट प्रेसिडेंट आपको कब बनाया गया था प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन में? जी, और क्यों बनाया गया? सर आपके साथ सर को बना सकते थे, आप क्यों बनाए? ये तो खैर मिस्टर शमाइल सर का अपना कुछ रहा होगा, बट कोविड के टाइम में हम जिस तरीके से टीचर्स के साथ जुड़े हुए थे, जिस तरीके से बच्चों के साथ रेगुलर वार्तालाप हो रहा था, उस वक्त शमाइल सर का मेरे पास फ़ोन आया, और उन्होंने कहा, जब प्रपोजल दिया कि हम ऐसा करना चाहते हैं, आपको स्टेट प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, जब पूरा डिस्कशन हुआ तो मुझे हाँ, तो मुझे थोड़ा बहुत ऐसे लगा कि सर को ऐसे मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल भी पाऊंगी कि नहीं। इनके पहले नहीं कोई था, फर्स्ट टाइम मैं राजस्थान स्टेट प्रेसिडेंट बनी, तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि कैसे हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे शमाइल सर का बहुत सपोर्ट मिलता रहा, और अनूप सर का भी बहुत सपोर्ट मिला, और उसकी वजह से हमने 2 साल पहले जयपुर में एक स्टेट जो मीट किया था, 9th जो नेशनल मीट था वो जयपुर में ही हुआ था, और पूरे इंडिया से लोग आए, सारे हिंदुस्तान से लोगों को वहाँ बुलाया गया। पर्दे के पीछे अनूप सर हैं, आगे आप हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, और पर्दे के पीछे वाले लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, तभी कोई पिक्चर हिट होती है ना। मैं तो वो पर्दे के पीछे वही है, बिल्कुल हीरो तो जिस तरह पर्दे के पीछे लोग करते हैं, जी, लेकिन जो हीरो भी डायरेक्शन लेने वाली दूसरा होना चाहिए। बिल्कुल, तो वो बहुत बड़ा रोल है इनका। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन टीचिंग है, और टीचिंग में भी अगर हमें टीचर्स को मैनेज करने के लिए, अगर हम मैनेजमेंट पार्ट हैं, स्कूल ऑनर्स, उनसे भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो शिक्षा जगत में इस शिक्षा की लहर को फैला रहे हैं और उसका माध्यम बन रहे हैं। तो इस नोबल प्रोफेशन को बहुत नोबल तरीके से हमें करना चाहिए। ये एक जिम्मेदारी है, ये केवल एक व्यवसाय नहीं है, ये एक बहुत बड़ी एक अलख है
जो हम जिससे हमारे हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने में हम दोबारा बहुत बड़ा योगदान रहेगा इसका, हम सब प्राइवेट स्कूल एंड स्कूल्स का, एजुकेशन का। और एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत बड़ा बदलाव संभव है। बिना एजुकेशन के बदलाव कभी संभव नहीं हो सकता। तो अगर हमें बहुत बड़ा बदलाव लेके आना है पूरी दुनिया में, अगर अपने हिंदुस्तान के ज्ञान और विज्ञान और उसका लोहा बनवाना है, तो हमें आज की जनरेशन को वो विजन और मिशन देना पड़ेगा, और उसमें हम सबका रोल बहुत बड़ा है। तो मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगी। आज हम लोग 2 दिन से हैं क्लार्क सिराज आगरा में जी। तो आप प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर के प्रेसिडेंट को आप क्या कहना चाहते हैं? इस ऑर्गेनाइज किया, इतने बड़े होटल में, 5 स्टार होटल है। जी, देखिए शमाइल सर को मैं दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि बाकी सब जगह फ़न है, एक्टिविटीज़ है, सब कुछ है, लोग बैंक्स अपने ग्रुप्स को ले जाते हैं, बाकी फ़ौज में भी सब कुछ होता है, सब कुछ, लेकिन स्कूल्स के शिक्षक का रोज़ वही रूटीन होता है, घंटी के साथ शुरुआत, घंटी के साथ दिन का एंड, और वही एक रटी रटाई सी जीवन शैली और सब कुछ। उसको बैठ करके कभी चिंतन मनन करने का टाइम नहीं मिला। वो सिर्फ एक सिलेबस को पूरा करने में शायद कुछ लोगों की तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन शमाइल सर ने हम सब को, जितना भी शिक्षा जगत के जितने भी गुरु हैं, उन गुरुजनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके, चाहे वो कोई झारखंड से है, चाहे वो छत्तीसगढ़ से है, चाहे वो केरला से है, चाहे वो बिहार से है, मध्य प्रदेश से, आज इतने जगह जगह हर स्टेट के लोग यहाँ आए, और सभी ने, क्योंकि सबके, बिहार की अपनी परेशानी हो सकती है, झारखंड की अपनी हो सकती है, राजस्थान की अपनी हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर शिक्षा की बात करें तो चाहे वो कहीं का भी हो, बस शिक्षा को की अलग जगाने के लिए सब जब एक मंच पर आकर के किसी गहन चिंतन और मनन करते हैं तो उसमें से कुछ बहुत मतलब अमृत कलश निकल के बाहर आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये इसके लिए मैं शमाइल सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक प्लेटफॉर्म दिया, एक स्थान दिया जहां लोग स्कूल चलाते हैं, एक दूसरे स्कूल से बात नहीं करना चाहते। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा था, मी माई सेल्फ हम समझते थे, बट इन्होंने 60% खत्म कर दिया और सबको एक मंच पर ला करके, और सब अपने अपने आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं, और इसमें सबको ग्रो करने का मौका मिल रहा है। अगर मेरे पास कोई एक आइडिया है, देखिए अगर मेरे पास कोई एक रुपया है और मैं आपको 1 रुपया दे दूंगी तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर मेरे पास एक आइडिया है और आपके पास एक आइडिया है, अगर हम दोनों ने अपना अपना एक आइडिया से शेयर किया, तो अब एट द प्रेजेंट हम दोनों के पास 2 आइडियाज है। तो ये आइडिया की ताकत है ना। तो ये एक आइडिया दुनिया बदल सकता है। और सर ये भी काम है कि हम लोग जो विद्यालय चला रहे हैं, आप भी चला रहे हैं, 2500-2600 स्टूडेंट हैं जी, तो सब ने पुरस्कार दिए हैं, लेकिन लिए नहीं, लेकिन श्यामल साहब ने ऐसे किए कि पूरे इंडिया को एक जगह ला करके एक जगह देने वाले बने, और यहाँ तक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, ऐसे लोग आते हैं, IPS लोग आते हैं देने के लिए। आप जिससे नेटवर्क मार्केटिंग तो आप कर रहे हैं, आपको एहसास होगा, हर ईयर उनका होता है कि क्या किया, साल में जितना वो चिप का हिसाब से उनको टिप दिया जाता है। लेकिन सर तो सबसे बेस्ट हमको तो लगा, हम सर से क्वेश्चन किए थे, हमारे पॉडकास्ट में आए हुए थे, सब तो बोला कि नहीं डायरेक्ट नहीं होता, जाते हैं सर से मिलते हैं, तब सर भी जहाँ मिस स्टैंडिंग है तो सर सुधार करते हैं, फिर हम लोग के लिए बिल्कुल साधुवाद है। स्माइल सर को बहुत ही धन्यवाद है, आभार है उनका। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए कोई मेंबरशिप फीस नहीं ली जा रही। आप सोचिए, कोई फी चार्ज नहीं किया जा रहा, कोई मेंबरशिप चार्जेस नहीं चार्ज किए जा रहे। क्यों? क्योंकि ये हम सबकी एक मुहिम है, और इस मुहिम से जब सबको जोड़ा जा रहा है तो सबको समझ में आ रहा है कि एक परिवार है, इस परिवार के ऐसा लगता है कई बार कि कब के बिछड़े हम आज यहाँ आके मिले, है ना। तो वो एक जुड़ाव और मिलाव जो सरकार की नजर में हम लोग 2 लाख परिवार हैं, बिल्कुल परिवार है ना। तो इस संगठन को बहुत, संगठन की मजबूती के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दिन प्रतिदिन, दिन दुगना और रात चौगुना इसी तरीके से मजबूत होता चला जाए। और तहे दिल से शमाइल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू। आज का पॉडकास्ट चैनल हमारे यहीं ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।